स्कोडा ब्रांड जब से इंडिया में आया है तब से लेकर आज तक मैंने इनकी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हुई नहीं देखी हैं कभी भी। पहले ये लग्जरी डी सेगमेंट के अंदर इंडिया में गाड़ियाँ बेचा करते थे, लेकिन वो सेगमेंट इंडिया में हमेशा से ही बहुत ज़्यादा छोटा रहा है और इसीलिए वो अपनी छोटी गाड़ियाँ भी लेकर आए इंडिया के अंदर, लेकिन उनकी महंगी सर्विसेज के डर से लोगों ने उनको ज़्यादा नहीं खरीदा। और फिर VW एंड स्कोडा 2.0 के अंदर कुशाक और स्लाविया को लेकर आया गया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं बिक पाई क्योंकि सेडान्स की मार्केट इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसीलिए स्लाविया के नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। और जो कुशाक है वो खुद काफ़ी ज़्यादा छोटी है सी सेगमेंट SUV के हिसाब से, इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बिक पाएगी। यानी इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन मार्केट फिट नहीं देखने को मिलता था। लेकिन ये सब तब बदल गया जब इनकी ये गाड़ी आई, यानी कि काइलैक। स्कोडा की काइलैक आते ही हिट साबित हुई और फिलहाल इस गाड़ी की ऑन एन एवरेज 4000 यूनिट्स बिक रही हैं हर महीने, जिस चलते ये स्कोडा की मोस्ट सेलिंग गाड़ी भी बन गई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि नेक्सॉन की 13000 यूनिट्स बिक रही हैं, ब्रेजा की 15000 से भी ज़्यादा और XUV 3XO की 7000 यूनिट्स मंथली बिक रही हैं। उनसे ये नंबर थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो काइलैक सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, वहीं बाकी गाड़ियाँ 2 से 3 इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल हैं और मल्टीपल फ्यूल ऑप्शन के साथ आती हैं। यानी सिर्फ एक इंजन और एक फ्यूल ऑप्शन के साथ भी काइलैक एक अच्छा नंबर कर पा रही है। लेकिन ऐसा कैसे? एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा श्रेय इसके दमदार इंजन को जाता है और फिर इसके डिज़ाइन को। चलो सबसे पहले इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन को ठीक से डिकोड करते हैं, फिर इसके इंटीरियर्स की अच्छाइयों और खामियों के बारे में बात करेंगे और फिर इसके इंजन को ठीक से डिकोड करेंगे। अगर सब 4 मीटर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मैच्योर दिखने वाली गाड़ी की मैं बात करूं तो वो मेरे हिसाब से स्कोडा की काइलैक ही होगी। जस्ट लुक एट दिस प्योर अंडररेटेड एलिगेंस। इसकी जो टिपिकल स्कोडा ग्रिल है जो कि इसके अंदर काफ़ी बड़ी लगाई गई है, वो इसे मस्कुलिन लुक देती है फ्रंट से। बहुत ज़्यादा बिजी डिज़ाइन नहीं दिया गया है जैसे कि ब्रेजा के अंदर दिया गया है फ्रंट ग्रिल के अंदर, और XUV 3XO की तरह ये थोड़ी सी भी पोलराइजिंग नहीं लगती है। साइड से अगर हम देखें तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलिन लगती है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन SUV। और ये जो 17 इंच के इसके अंदर व्हील दिए गए हैं वो इसके जो प्रोपोर्शंस हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं। और फिर इसमें जो पीछे स्क्वायर और छोटी टेल लैंप दी गई है ना, उससे पीछे का लुक भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है। इस गाड़ी को देख के लगता है कि एक बहुत लंबे समय तक अच्छी दिखने वाली है, जस्ट लाइक VW की पोलो, क्योंकि जितना अनक्लटर्ड डिजाइन होता है ना वो उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक एज नहीं करता है। पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो सब 4 मीटर सेगमेंट वाली SUVs के मामले में ना नेक्सॉन, सोनेट और काइलैक मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी दिखती है। और मेरा मानना ये है कि जो इनका डिज़ाइन है ना ये ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है और मेरे हिसाब से ज़रूरी भी है। इंडिया के अंदर जो गाड़ियों का डिज़ाइन है ना उसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पोलराइजिंग गाड़ियाँ होती है ना इंडिया के अंदर उनकी सेल्स अक्सर बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा प्राइम एग्जाम्पल इसका साइरॉस है। साइरॉस की सेल्स शुरुआत में तो बहुत अच्छी हुई क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा कुछ है ऑफर करने के लिए, लेकिन अब ड्रास्टिकली गिरती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी कोई मुझसे प्रैक्टिकल कार के बारे में पूछता है और जब मैं इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ तो लोग मुझे मुंह पे मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है। और वैसे मुझको लोग ये सारे सवाल इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, आप चाहें तो आप भी पूछ सकते हो, मुझे टाइम लगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो एक्सटीरियर डिज़ाइन के मामले में तो मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसीलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर की बातें भी करते हैं। तो अब मैं अगर इस गाड़ी की रेयर सीट से बात करूँ तो जो इसका रेयर लेग रूम है, जो आगे वाली सीट है ना वो मेरी हाइट के हिसाब से सेट हो रखी है। मेरी हाइट है 5'11", तो अगर उसके हिसाब से देखें तो नी रूम तो ठीक है, लेकिन आगे मेरे जो फुट हैं वो टकरा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। मेरे से थोड़े छोटे लोग होंगे ना वो तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बैठेंगे यहाँ पे। पीछे जो सीट्स हैं उनका कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इनमें भी परफोरेशन दे रखा है। परफोरेशन होने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा देर इसमें बैठने में स्वेटिंग नहीं होगी पीछे, ठीक है। इसमें एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि तीनों जो इसके हेडरेस्ट हैं, तीनों जो सीट्स हैं उनके लिए हेड दे रखे हैं उसमें, तीनों पैसेंजर्स के लिए। और अगर इसका हम आर्मरेस्ट देखें तो यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है। इस पूरे इंटीरियर के अंदर आपको ज़्यादातर ब्लैक लेदर टाइप मटेरियल का यूज़ होता हुआ दिखाई देगा। ये जो सीट्स वगैरह है इसमें ब्लैक लेदराइट टाइप की मटेरियल का यूज़ किया गया है। पीछे बैठकर आपको काफ़ी अच्छा फील आएगा क्योंकि सीट्स का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है और गाड़ी अंदर बैठकर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द कार्स इंटीरियर, और वो है हार्ड प्लास्टिक्स। डोर्स हो या फिर डैशबोर्ड, हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक यूज़ होती हुई दिखाई देती है। हाँ, गाड़ी के डैशबोर्ड का डिज़ाइन वैसे काफ़ी अच्छा है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा यूथफुल दिए गए हैं, टेक्सचर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं इसके। गाड़ी एयरी भी है अंदर से, और इंटीरियर्स का जो पूरा लेआउट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। अप मार्केट फील देती है गाड़ी अंदर से बैठने में। लेकिन हर जगह कंसिस्टेंटली एक ही तरीके की हार्ड प्लास्टिक यूज़ करी गई है, एंड आई फील ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके फेवर में नहीं जाता है। कंसीडरिंग कॉम्पिटिशन में आने वाली जो बाकी कार्स हैं उनके अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और बेटर प्लास्टिक कॉम्बिनेशन भी हमें उनके अंदर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं XUV 3XO की बात करूं तो उसके डैशबोर्ड पे लेदराइट फिनिश का यूज किया गया है जो कि अच्छा लगता है। नेक्सॉन में भी अलग अलग टेक्सचर्स की प्लास्टिक का यूज किया गया है और थोड़ा बहुत हमारे को लेदराइट फिनिश भी उसमें भी देखने को मिलती है। और जो कोरियंस हैं वो तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं इस मामले में। तो इस मामले में मुझे लगता है कि काइलैक के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन अगर हम ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चीजें बहुत ज्यादा बेटर हो जाती हैं क्योंकि जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ना वो कमाल का दिखाई देता है।
इसका स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक वाला है। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। इसमें सॉफ्ट टच लेदराइट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, तो पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। और इसके जो अर्गोनॉमिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगेन स्पेसिफिकली अगर मैं अर्गोनॉमिक्स की बात करूँ, यानी कि ईज ऑफ यूज़ की बात करूँ, तो मुझे इस मामले में ये स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, स्पेशली इसके स्क्रोल व्हील्स की वजह से। इसमें ना आपके थम्स के पास दोनों साइड पर स्क्रोल व्हील्स दे रखे हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला स्क्रोल व्हील है उससे आप म्यूजिक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये काम आप स्क्रोल व्हील से इतनी ज़्यादा तेजी से कर सकते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टीयरिंग सीधा रखना होगा तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे। आपका स्टीयरिंग किसी भी पोजीशन पे हो, इस स्क्रोल व्हील से आवाज़ को कम तेज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसको ऊपर नीचे करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इसके अंदर मेटल फिनिश दे रखी है, तो मतलब टच करने में बड़ा प्रीमियम फील होता है। वैसे ही जो इसके राइट साइड में स्क्रोल व्हील दिया गया है, उससे आप MID को मैनेज कर सकते हो। अब इस गाड़ी का स्टीयरिंग तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही है, वो है इसका हॉर्न। बड़ा मीक हॉर्न है, ऐसा लगता है जैसे किसी मोटरसाइकिल का हॉर्न दबा रहे हो आप। जबकि वॉक्सवैगन के जो हॉर्न होते थे ना पहले, वो जाने जाते थे अपनी बहुत अच्छी ट्रम्पेट साउंड के लिए, बहुत अच्छी आवाज़ होती थी। तो मेरे ख्याल में स्कोडा को ये चीज़ थोड़ी चेंज करनी चाहिए, थोड़ा लाउड और थोड़ा सा बेसी हॉर्न लगाना चाहिए इसके अंदर। बाकी अगर मैं इसकी ड्राइवर्स डिस्प्ले की बात करूँ तो मेरे को लेआउट वगैरह से तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ एकदम से दिख जाती है, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता, विद इन अ सेकंड आप देख सकते हो सब कुछ। आपको ज़्यादा अपना क्या नाम है ध्यान नहीं हटाना पड़ता ड्राइविंग के ऊपर से, तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। इसके बाद अगर मैं इस गाड़ी की इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूँ तो 2-3 चीज़ें मुझे सही लग रही हैं। एक तो इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिस्प्ले ब्राइट भी ठीक ठाक है, और जो इसका रेजोल्यूशन है वो भी अच्छा है, और जो इसके ग्राफिक्स हैं वो मुझे सही लग रहे हैं, और थोड़े और सॉर्टेड हो सकते थे। एक आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 मिनट लगते हैं समझने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, बस यही चीज़ है। बाकी इसको मैंने एप्पल कारप्ले से कनेक्ट करके देखा था, और बहुत ही स्मूथली कनेक्ट हो जाता है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कनेक्शन बीच में टूट जाए। काफ़ी देर तक मैंने चला के देखा था, 1-1.5 घंटे तक मैं जब ड्राइव कर रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर ये सब गाड़ी बिल्कुल सॉर्टेड है। और अगर मैं इसके रिवर्स कैमरा की बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा ग्रेनी लगा। वैसे काम बढ़िया करता है, दिन में भी क्लियर दिखता है और रात में भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्वालिटी में ना थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है इसको। और अगर मैं इसके AC की बात करूँ तो कुछ चीज़ें तो मुझे सही लग रही हैं, लेकिन कुछ जगह पर डेफिनेटली काम किया जा सकता है। जो जहाँ पर काम किया जा सकता है वो ये है कि ये जो टच पैनल दे रखा है इन्होंने, मुझे लगता है यहाँ पर इसकी जगह बटन्स होने चाहिए, जैसे कई ब्रांड्स अब शिफ्ट कर रहे हैं बटन्स की तरफ दोबारा से, और स्कोडा को भी और वॉक्सवैगन को भी शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि ना ध्यान हटाना पड़ता है इसको चलाने के लिए, और कई बार ना एक बार में काम नहीं करता, ऐसा लगता है मुझे, जैसे आपकी उंगली भीगी हुई है या कुछ और सिनेरियो है आपके साथ, तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, ध्यान हटाना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी करी है इन्होंने, जो मेजर आपके 2 फंक्शंस होते हैं AC के, यानी कि हवा तेज कम करना ये, और टेम्परेचर घटाना बढ़ाना, ये एकदम काम करता है। और क्योंकि यहाँ पर ये ग्रूव दे रखा है, इसीलिए ना आपको नज़र भी नहीं हटानी पड़ती रोड पर से, इवन दो ये टच पैनल ही है, लेकिन क्योंकि ये जो शेप है ना, इसकी वजह से आपको दिमाग के अंदर मेमोराइज हो जाता है कि आपकी उंगली कहाँ लग रही है, और ये एक बार में काम भी करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी AC की जो इफेक्टिवनेस है उसको लेकर लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी मेरे जहाँ पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, 28 के आसपास ही गया है ऊपर, और इस कंडीशन में बहुत ही अच्छी तरीके से AC काम कर रहा है। मुझे तो ठंड लग रही थी, मेरे को बंद करना पड़ गया। तो AC डेफिनेटली अभी फिलहाल तो सही है, बाकी AC का जब पीक गर्मी होगी उसी में मैं बता सकता हूँ। और उसमें मैंने वैसे इनकी 1.5 लीटर वाली कुशाक चलाई है, मेरे फैमिली में ही है, और मुझे उससे तो कोई ऐसी खासी शिकायत हुई नहीं है। चलो एक बात ये भी अच्छी है कि इसके ऊपर के वेरिएंट्स में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, और वो काम भी बढ़िया करती हैं। अच्छा, मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया। इस गाड़ी का जो बूट है वो बहुत ही ज़्यादा है अपने इस सेगमेंट के हिसाब से। इसके अंदर आपको मिलता है 446 लीटर्स का बूट, जो कि इस सेगमेंट में मिलने वाली ज़्यादातर गाड़ियों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते होगे कि डिफरेंट कार्स के जो बूट्स हैं उनसे ये कितना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। चलो अब गाड़ी को चलाता हूँ और इसके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करता हूँ, यानी कि इसका इंजन। तो यार अगर इस गाड़ी के 1 लीटर TSI इंजन को लेकर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन दूँ ना, तो भाई बॉम्ब है इंजन। मतलब इस सेगमेंट में इस जो 1 लीटर का इंजन है, कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो इतना ज़्यादा क्या नाम है पंची फील होता हो। है बेशक 114 bhp का, लेकिन भाई उससे ऊपर का ही लगता है, मेरे को लग नहीं रहा है 114 bhp का इंजन है। क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि इसकी जो टॉर्क है वो 170 Nm के आसपास का टॉर्क है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस इंजन की जो पावर डिलीवरी है ना वो बड़ी अग्रेसिव सी है। मतलब आपको बस 1500 RPM के ऊपर रहना है और ये इंजन बस खिंचता ही चले जाता है। और इस इंजन के अंदर से ना वैसे बेशक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्कोडा और VW की गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा साइलेंट होगी, है ना, बहुत ज़्यादा रिफाइन इंजन होगा। तो रिफाइनमेंट तो है, डेफिनेटली है, वो नहीं कहूँगा, लेकिन इसके इंजन से डेफिनेटली आवाज़ आती है, लेकिन वो 3 सिलेंडर टिपिकल आवाज़ आती है थोड़ी लो RPM पे। लेकिन जैसे इसकी RPM बढ़ती है तो ये जो 3 सिलेंडर इंजन है बहुत ज़्यादा स्पोर्टी साउंड करने लगता है। अनलाइक अदर ब्रांड्स जिनके 3 सिलेंडर इंजन शोर मचाते हैं, वो आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इसकी आवाज़ स्पोर्टी लगती है। जैसे मेरे को अपनी होंडा सिटी की VTEC की इंजन की आवाज़ अच्छी लगती है, कई लोगों को उसके इंजन की आवाज़ अच्छी लगती है VTEC वाले इंजन की।
वैसे इसके 3 सिलेंडर इंजन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और शायद स्कोडा भी इस गाड़ी को मार्केट के अंदर एक स्पोर्टियर ऑप्शन की तरीके से प्लेस करना चाहती थी, तो उस केस में ये जो आवाज़ आती है ना गाड़ी के अंदर से, भाई वो अनपेड एक्टर की तरीके से काम करती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है मैनुअल वाली के अंदर, और जो इसके थ्रोज हैं वो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके अंदर, मज़ा आता है गियर डालने में। लेकिन थोड़ा सा नौची है, बहुत थोड़ा सा, हल्का सा नौची है। और अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूं तो वहाँ पर भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एक्सेल करती है। बेशक इसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी नहीं रहती है। और इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी बॉडी रोल फील नहीं होता है आपको। आप देख सकते हो कि मैं कैसे वाइंडी रोड्स पे चला रहा हूँ गाड़ी 80-90, और कई बार मैंने 100 भी टच करी है, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इस गाड़ी की स्पीड कम कर लूँ या फिर ये बॉडी रोल की वजह से इधर उधर भाग जाएगी, किसी भी वजह से मतलब फील नहीं हो रहा है ऐसा कि गाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। मतलब कि हैंडलिंग भी एक नंबर है। जिस तरीके की हैंडलिंग ये प्रोवाइड करा रही है ना, कर्वी रोड्स के ऊपर हाई स्पीड पे भी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा, बिल्कुल भी आपको बॉडी रोल देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी ये इन ख़राब रास्तों के ऊपर इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा झटके नहीं लग रहे हैं। मतलब मेरे को उम्मीद थी कि भाई अच्छा खासा लगेगा, लेकिन नहीं, आप थोड़ी सही स्पीड के ऊपर भी इन ख़राब रास्तों के ऊपर, इन खड्डों के ऊपर से इस गाड़ी को चला सकते हो। ऐसा कोई सेडान या फिर हैचबैक की तरह आपको बिल्कुल ही स्लो नहीं करना पड़ेगा इस गाड़ी को। एसयूवी वाला जो कैरेक्टर है ना, वो डेफिनेटली इसके अंदर अभी भी बरकरार है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि महिंद्रा की या फिर टाटा की गाड़ियों जितने आप कॉन्फिडेंस के साथ इस गाड़ी को ख़राब रास्तों के ऊपर नहीं चला पाओगे, स्पेशली जहाँ पर बड़े गड्ढे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन मेरे को लगता है यार, अगर क्योंकि फिर वो गाड़ियाँ इस तरीके की हैंडलिंग आपको हाईवे पे नहीं दे सकती जो ये दे रही है, जो ये एसयूवी दे रही है। लेकिन मेरे को उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी हैंडलिंग मिल रही है हाईवे के ऊपर, और वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। ये % to % वेरी कर सकता है, मेरे लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो गाड़ी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग में तो अच्छी है ही, साथ ही साथ खराब रास्तों को भी ये गाड़ी आराम से टैकल कर पाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे पॉइंट आउट करनी चाहिए इसके इंजन के बारे में। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इसका 3 सिलेंडर इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी साउंड करता है हाई आरपीएम के ऊपर, जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि ज़्यादातर जो बाकी ब्रांड्स के 3 सिलेंडर इंजन हैं वो बस शोर मचा रहे होते हैं जब वो ऊपर की आरपीएम्स पे जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता सुनने में। लेकिन अगर मैं लो आरपीएम या फिर लो स्पीड्स की बात करूँ तो उन पर ना ये इंजन एक टिपिकल इंजन की तरह साउंड करता है। थोड़ी आवाज़ कैबिन के अंदर स्नीक इन होती रहती है, जैसी एक टिपिकल इंजन की ग्रंट होती है ना, वैसी। लेकिन एक काफ़ी अच्छी बात यह है कि कोई भी खास वाइब्रेशन इस गाड़ी के कैबिन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होती है इसके 3 सिलेंडर इंजन की वजह से। इवन दो जब ये गाड़ी मुझे मिली है ये ऑलरेडी 14,000 किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी बाकी 3 सिलेंडर इंजन के मुकाबले ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं एनवीएच लेवल की बात करूँ तो वहाँ पर भी मैं इस गाड़ी से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। रोड नॉइज़ भी आती है देखो, और इंजन नॉइज़ भी आती है, लेकिन काफ़ी कम आती है। मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से अगर मैं बाकी गाड़ियों को देखूँ, कुछ सॉलिड गाड़ियों को छोड़कर, तो कई गाड़ियों में काफ़ी नॉइज़ आती है अंदर। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर इंजन के मामले में भी मुझे ये गाड़ी थोड़ी सी बैकफुट पे दिखाई देती है, और वो है माइलेज। अगर आप आराम से लाइट फुट से गाड़ी चलाते हो तो हाईवे पे आप 15-16 की माइलेज निकाल दोगे, सिटी में भी 10 से 12 के बीच में आप निकाल लोगे। लेकिन जैसे ही आपने एग्रेसिवली गाड़ी चलानी चालू करी, इसकी माइलेज गिर के 8-9 या फिर 7 तक भी आ सकती है। ये मैंने नोटिस करा था जब मैं इसको एग्रेसिवली चला रहा था, क्योंकि मुझे तो शूट करना था। हाँ, लेकिन अगर आप आराम से चलाने वाले इंसान हो, मतलब क्योंकि देखो इंजन पावरफुल है, तो अगर आप आराम से भी चलाओगे तो अच्छी स्पीड से मेंटेन कर लेगा, तो वहाँ पर आपको कोई खासी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक माइलेज निकाल के दे देगी है। मेरा मानना यह है कि इंडियन मार्केट के हिसाब से स्कोडा की ये सबसे मैच्योर गाड़ी है आज तक की, क्योंकि ख़राब रास्तों पर भी आराम से चल लेती है, जो कि हम स्कोडा की बाकी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते थे पहले। सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं, और अगर मैं प्राइसिंग के मामले में बात करूं तो उस मामले में भी ये गाड़ी कंपटीशन की बाकी गाड़ियों से बिल्कुल टक्कर लेती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा भी ऐसा फील नहीं होता है कि इसको ओवर प्राइस बनाया गया है। हाँ, कुछ छोटी मोटी कमियाँ मुझे लगी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कोई डील ब्रेकर नहीं थी, और अगर आपके लिए हैं भी तो वो इसके इंजन और हैंडलिंग के आगे ओवर शेडो हो जाएंगी। इतनी कमाल की परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। ऑल्सो ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है, और गाड़ी का हर एक पैनल, डोर वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा भारी फील होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी की जो फिलहाल में सेल्स हो रही हैं, ये गाड़ी उन्हें डिजर्व करती है, और मैं तो कहता हूँ कि स्कोडा को इस गाड़ी के अंदर और भी ज़्यादा फीचर्स वगैरह देने चाहिए, इसके और भी वेरिएंट्स लॉन्च करने चाहिए, ताकि वो अपनी सेल्स को और बढ़ा सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके बाद सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पर एक से एक रील अपलोड कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे नहीं डालता ज़्यादा रील्स। थैंक यू।